गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ना शुरू करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग वर्ड का मतलब होता है अधिगम या सीखना, और असेसमेंट शब्द का हिंदी अर्थ है आकलन। तो अधिगम का आकलन, जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट का हमारा जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसमें हमें मापन, मूल्यांकन और आकलन की अवधारणा को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि आखिर ये मापन, मूल्यांकन और आकलन होता क्या है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ से इन शब्दों का जन्म हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी शिक्षा के लिए, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, मापन, मूल्यांकन और आकलन होते क्या हैं। पहले हम इसकी अवधारणा को समझेंगे, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणा को समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मापन, मूल्यांकन और आकलन, ये जो तीन शब्द हैं, ये तीनों ही शब्द मूल्यांकन के ही अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये मूल्यांकन के अंदर ही शामिल हैं। लेकिन या हम कह सकते हैं कि ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के ही दो स्टेप्स हैं, मापन तथा आकलन। लेकिन हम पहले इनको अलग अलग समझेंगे कि मापन, आकलन और मूल्यांकन होता क्या है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणा समझेंगे, फिर आकलन को हम लोग बाद में उसमें शामिल कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो शिक्षा है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे कि निरंतर चलने की वजह से उसमें समय समय पर विभिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और ये परिस्थितियाँ शिक्षा जगत में कार्य करने वाले शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकगण, प्रधानाचार्य, अध्यापक तथा साथ ही साथ अभिभावकों के समक्ष नई नई समस्याएं लेकर आती हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित नीतियों का निर्धारण करते हैं, जैसे शिक्षा शास्त्री और प्रशासकगण और प्रधानाचार्य। फिर शिक्षा जगत से संबंधित छात्र और अध्यापक ये क्या करते हैं, ये वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और अभिभावक तथा समाज, इसका क्या कार्य होता है शैक्षिक प्रक्रिया में, ये अपने बच्चों के परिणाम के प्रति चिंतित रहते हैं। आने वाले समाज के भावी कर्णधार किस प्रकार से शिक्षित हो रहे हैं, उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सभी परिणामों को लेकर इनके सामने भी समय समय पर चिंताएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो शिक्षा के गतिशील प्रक्रिया होने के कारण शैक्षिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों, जैसे शैक्षिक प्रशासकगण हो गए, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर गार्जियन या हमारा समाज, इन सभी के सामने कुछ ना कुछ समस्या समय समय पर आती रहती है, और इन समस्याओं को तत्काल दूर करने के लिए उन्हें उचित निर्णय भी लेने पड़ते हैं कि किसी समस्या का क्या उचित समाधान होगा। इसको सॉल्व करने के लिए उन्हें एक ठोस डिसीज़न लेना पड़ता है, और ये डिसीजन वो तभी ले पाएंगे जबकि समस्या से संबंधित सही इन्फॉर्मेशन, सही सूचना उनके सामने उपलब्ध होगी। अगर उनके पास जो सूचनाएं उपलब्ध हैं वो अगर सही नहीं है, तो वो जो निर्णय लेंगे वो उससे प्रभावित होंगे, यानी कि वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि जो समस्याएं शैक्षिक कार्यों में बाधा ला रही हैं, उनको दूर करने के लिए उनसे संबंधित व्यक्ति उसके संबंध में सही और ठोस निर्णय ले सकें। और सही निर्णय लेने के लिए ये आवश्यक है कि उनके पास पर्याप्त और
उस समस्या से संबंधित सही आंकड़े और सही सूचनाएं हों। मतलब कि अगर शैक्षिक जगत से संबंधित समस्याएं, चाहे वो समस्या शैक्षिक कार्यों के प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वास्तविक क्लासरूम में दी जा रही शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित हो, चाहे वो समस्या किसी गार्जियन से संबंधित हो अपने बच्चे को लेकर, चाहे वो समस्या हमारे समाज के भावी छात्रों या समाज से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की शैक्षिक शिक्षा कार्यों से संबंधित समस्या हो, उनको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित व्यक्ति उसके संदर्भ में ठोस और तत्काल ऐसे निर्णय ले जिससे उस समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन वो निर्णय वो तभी ले सकेगा जब उसके पास समस्या से संबंधित सभी सूचनाएं बिल्कुल सही उसे प्राप्त हों, और इन्हीं सूचनाओं को सही प्राप्त करने के लिए व्यवहार में मापन और मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो समस्याएं शैक्षिक कार्यों में बाधा लाती हैं, उनसे संबंधित समाधान करने के लिए शैक्षिक कार्यों से संबंधित व्यक्ति को जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उन सूचनाओं की पर्याप्तता या उसका सूटेबल होने के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, या वो सूचनाएं हमें बिल्कुल यथार्थ रूप में प्राप्त हों या एकदम अकॉर्डिंग टू हमारे प्रॉब्लम हमारे सामने उपलब्ध हो, ताकि हम प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन कर सकें, तो इन सूचनाओं को बिल्कुल सही रूप से कलेक्ट करने के लिए या जानने के लिए, जिससे कि समस्या का सही समाधान हो सके, मापन तथा मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारे सामने कुछ लाइनें लिखी हैं मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणा से संबंधित, जिसमें कि कम शब्दों में आपको मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया है। समस्याओं के संबंध में सूचना की पर्याप्तता, संदर्भता तथा यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए ही व्यवहारिक विज्ञानों में मापन तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इन रेफरेंस टू प्रॉब्लम और इन रिलेशन टू प्रॉब्लम, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन नीडेड फॉर मेक श्योर अबाउट सफिशिएंसी, जिसको कि हिंदी में पर्याप्तता बोलते हैं, रिलेवेंसी संदर्भता एंड एक्यूरेसी ऑफ अ इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको मेरी बातें उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं मापन को। मापन शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। मापन करना, मेज़रमेंट करना या नापना, किसी चीज़ की माप करना कि वो मात्रा में कितना है। दैनिक जीवन में हम रोज़ इस शब्द का प्रयोग करते हैं या हम रोज़ मापन का कार्य करते हैं। अगर हम कपड़ा ख़रीदने जा रहे हैं तो वो भी हमें एक निश्चित माप में मिलता है, जैसे कि हम मीटर में कपड़े ख़रीद कर लाते हैं। अगर दूध वाला हमें दूध दे रहा है या कोई भी लिक्विड सामान, द्रव्य पदार्थ हम खरीद रहे हैं, तो वो लीटर में माप कर हमें मिलता है। इसी प्रकार से हम जो भिन्न वस्तुएं खरीदते हैं, वो भिन्न मापों के अकॉर्डिंग हम उसको माप करके लेते हैं। ये सब आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि ये जो मापन का कार्य है, ये दैनिक जीवन की आवश्यकता है हमारी। हम रोज़ाना ही जो वस्तुएं अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसमें हमारे मापन कार्य का प्रयोग होता है। जब हम किसी भौतिक चरों का मापन करते हैं, तो उसके लिए कुछ निश्चित मेज़रमेंट टूल्स पहले से ही निर्धारित हैं, जिस मेज़रमेंट टूल से मेज़र करके हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या उसका उपयोग करते हैं। S. स्टीवेंस ने बहुत ही सटीक परिभाषा दी है मापन की,
मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के द्वारा वस्तुओं को अंक प्रदान करना है। According to S.S. Stevens, measurement is the process of assigning numbers to objects according to certain agreed rules. तो मुझे लगता है कि मापन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मापन शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मापन का अर्थ होता है किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर किसी वस्तु को एक निश्चित माप देना या अंक प्रदान करना। जब हम भौतिक वस्तुओं का मापन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से कुछ निश्चित उपकरण हैं, जो स्टैंडर्ड उपकरण हैं, जो कि पहले से स्टैंडर्डाइज्ड हैं किसी भी निश्चित वस्तु के नाप के लिए। लेकिन जब शैक्षिक जगत में हम मापन का कार्य करते हैं तो शैक्षिक जो चर होते हैं, हमारे पॉइंट्स होते हैं, जिनका हम मापन गुण होते हैं या जिनका हम मापन करने जाते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा निश्चित स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स अभी उपलब्ध नहीं हैं। या हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक चरों का मापन है वो थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है भौतिक चरों के मापन की तुलना में। भौतिक वस्तुओं का मापन इसलिए आसान है क्योंकि उनके लिए पहले से ही कुछ निश्चित उपकरण बनाए हुए हैं जो कि प्रत्येक निश्चित कार्यों के लिए उपयोग में किए जाते हैं। लेकिन चूँकि शैक्षिक गुणों अथवा कार्यों के मापन, शैक्षिक गुण या शैक्षिक जो चर होते हैं वो एक भौतिक चर नहीं होते जिन्हें हम छू सकें, देख सकें, तो इनका मापन ज़्यादा कठिन कार्य होता है तुलना में भौतिक चरों के। ठीक है, और हम जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो हमें भौतिक चरों का मापन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें शैक्षिक चरों का मापन पढ़ना है, जो कि एक अभौतिक चर है, एक ऐसा चर जिसे कि ना हम छू सकते हैं ना देख सकते, जिससे कि हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे चर का मापन ज़्यादा कठिन कार्य है और इसके लिए ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स भी हमारे सामने नहीं है। जो टूल्स या जो उपकरण हमारे सामने हैं वो भी हम कह सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हैं, या कुछ हमारे पास जो है स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स भी हैं, लेकिन चूँकि ये एक अभौतिक चर है इसलिए इसका मापन अधिक कठिन कार्य होता है तुलना में भौतिक चरों के। स्टूडेंट्स, मैं नोट्स पे ज़्यादा फोकस ना करके मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि आपको मापन, मूल्यांकन और आकलन की अवधारणा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जो ये आपका पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये पूरा बेस्ड है आपको मापन, आकलन और मूल्यांकन पर। और अगर हम इन तीनों वर्ड्स की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को इनके अर्थ को ही नहीं समझेंगे तो बाकी के टॉपिक्स पढ़ने में हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनकर समझने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने मापन के बारे में जाना। मापन एक ऐसा शब्द है, ऐसा कार्य है जो कि हमारे दैनिक जीवन में रोज़ाना ही इसके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं या हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि मापन के मुख्य तत्व क्या हैं। मापन के मुख्य 4 तत्व हैं। मापनकर्ता यानी कि मापन का कार्य करने वाला, उपकरण यानी कि मापन का कार्य करने के लिए हम जिन टूल्स का उपयोग करते हैं वो टूल्स, और तीसरा है मापन के चर को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। चर वो होते हैं जिसका हम मापन करने जा रहे हैं। मापन के चर मतलब जिस वस्तु, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो जो भी जिस वस्तु या जिस चीज़ का हम मापन करने जा रहे हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, वो मापन के चर कहलाते हैं, यानी कि वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट। तो मापन क्या है स्टूडेंट्स? मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के द्वारा किसी वस्तु या किसी चर को अंक प्रदान करना है। ठीक है, अब हम आते हैं मूल्यांकन पर। मूल्यांकन को बहुत ही कम शब्दों में समझने के लिए हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे स्टूडेंट्स। मूल्यांकन इज
होता है मापन प्लस व्याख्या। मतलब कि मापन के द्वारा हमने जाना कि कैसा है, कोई भी चर कैसा है, और मूल्यांकन के द्वारा हमने जाना कितना है। मतलब कि मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस व्याख्या इज इक्वल टू मूल्यांकन। कैसा प्लस कितना इज इक्वल टू मूल्यांकन। इसको आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर गोल सर्किल में पहले सर्किल में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, किसी एक छात्र के किसी विषय के नंबर जो उसको उस विषय में प्राप्त हुए हैं लिखे हुए हैं, और इधर दूसरे सर्किल में दूसरे स्टूडेंट के उसी विषय किसी दूसरे विषय के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन मार्क्स को देखने से हमें क्या पता चल रहा है। पहला जो छात्र है उसे उस विषय में, जिस भी विषय का ये नंबर है, उस विषय में उसे 50 में से 45 नंबर मिले हैं, और जो दूसरा स्टूडेंट्स है उसे 80 में से 44 नंबर मिले हैं। यानी कि हमने उसके टेस्ट कॉपी को या उसके एग्ज़ामिन कॉपी को, या जिस विषय में उसने ये टेस्ट या एग्ज़ाम दिया, उसको चेक करके उसका मापन करके उसको ये मार्क्स दे दिए कि उसने इस विषय में स्टूडेंट 1 ने 50 में 45 नंबर पाए हैं और दूसरे स्टूडेंट ने 80 में 44 नंबर पाए हैं। तो इस मार्क्स को देखने से हमें ये तो पता चल रहा है कि ये मापन है, ये उस स्टूडेंट्स के नंबर हैं उस विषय के जिसका उसने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें कि 50 में उसे 45 मिले हैं और दूसरे स्टूडेंट को 80 में 44 नंबर मिले हैं। तो इस नंबरों को देखकर एक नज़र में तो हम यही कहेंगे कि जो पहला स्टूडेंट है वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, और जो दूसरा स्टूडेंट्स है वो उतना अच्छा नहीं है, वो औसत है। लेकिन जब हम उन दोनों बच्चों के टीचर्स से मिलने गए कि ये नंबर उसको किस किस सब्जेक्ट में मिले हैं और कैसे मिले हैं, जब उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आया, जब हमने सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट देखा, तो हमने देखा कि जो पहला स्टूडेंट था उसने 50 में 45 नंबर पाए थे उस समय, जबकि क्लासरूम में उसी सब्जेक्ट में सारे बच्चों को 50 में 49 या 50 में 50 नंबर मिले थे। और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने 80 में 44 नंबर उस सब्जेक्ट के पेपर में पाया था, जिस समय कि इस क्लास में सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे उस विषय में या तो फेल थे या तो बहुत ही कम नंबर प्राप्त किए थे। उन्होंने 30 से भी कम नंबर उन सभी ने प्राप्त किए थे। तो जब इन नंबरों की व्याख्या हमारे सामने आई, जब इन नंबरों के डिटेल्स को हमने जाना, तो हमें पता चला कि नहीं, पहला स्टूडेंट्स ही ठीक नहीं है, या पहला स्टूडेंट्स पढ़ने में उतना भी अच्छा नहीं है, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो उतना भी बुरा नहीं है, वो और दूसरे स्टूडेंट से अच्छा है। मतलब कि इन मार्क्स को देखकर जो हमारे सामने डिसीजन हमने लिया था कि वो अब क्या हुआ, जब इस पूरी विस्तृत व्याख्या हमारे सामने आई, तो हमारा जो डिसीजन है, हमारी जो सोच थी दोनों स्टूडेंट्स के बारे में, वो चेंज हो गई। तो मापन के द्वारा, मापन और मूल्यांकन में यही अंतर है स्टूडेंट्स। मापन से हम सिर्फ किसी निश्चित नियमों द्वारा किसी निश्चित चरों पर अंक प्रदान करते हैं, जबकि मूल्यांकन द्वारा उसका फाइनल डिसीजन दिया जाता है उनकी व्याख्या के आधार पर। तो ठीक, आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आपको मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणा काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए, और फिर बुक के हेल्प से मापन तथा मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट करिए। बाकी का जो इसके आगे का है, अगला वीडियो में हम लोग मापन, मूल्यांकन और आकलन तीनों को ही पढ़ते हुए तीनों में अंतर के आधार पर तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंसियरली आप इस पेपर को ध्यान से पढ़ें। ये थोड़ा कठिन पेपर है, और अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो ये पेपर आपको समझ में नहीं आएगा।